Everyone, hope you all are good. My name is Uttama and here we are today to complete part 2 of this chapter जो स्टार्ट हमने किया है. हम क्लास 11th की NCERT पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, जिसमें पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 विच इज़ द लिविंग वर्ल्ड. इसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है और इस पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था. पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट करते हैं. आप कहोगे कि हम तो ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ये काम तो हमें आता है. पर जिन्होंने पार्ट 1 वीडियो पढ़ा है उनको ये बात पता है कि किस तरीके से क्लास 11th की NCERT में हमें सिर्फ 4 फीचर्स के बारे में बताया है और उन 4 फीचर्स में उन्होंने कुछ नई चीज़ें ऐड की हैं, जैसे कि नॉन डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं, डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं. तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2. अब पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का. सो व्हाट इज़ दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन पार्ट 2. पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे. तो अभी अगर मैं पार्ट 1 की कंटिन्यूएशन में देखूँ तो हमने ये देखा है कि अगर मैं अर्थ को देखती हूँ तो अर्थ जो है, अर्थ के पास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, यानी कि अर्थ के पास अगर मैं टोटल काउंटिंग में जाऊँ तो NCERT हमें ये बताती है कि अर्थ पर 7 मिलियन 7 मिलियन आपको स्पीसीज़ देखने को मिलेगी. ठीक है, और इन 7 मिलियन स्पीसीज़ में से हम जानते कितनों के बारे में है, यानी जानते मैं अगर बोल रही हूँ तो मीन्स कि कितनों के बारे में हमने स्टडीज़ की है, कितनों के बारे में हम ऑब्जर्वेशन कर चुके हैं, तो वो सिर्फ 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज़ ही हैं. यानी आप देख सकते हो कि कितना ह्यूज डिस्पैरिटी, या मतलब कि कितना गैप है. अभी कितने सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पर जिनके बारे में हमने अभी प्रॉपर स्टडीज़ नहीं की है. ठीक है, तो यहाँ पर NCERT हमें यही बोल रही है कि इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अब बच गए हैं, इनके बारे में जब हम स्टडी करेंगे. ठीक है, सपोज़ कर लीजिए कि आप एक टेक्सोनॉमिस्ट हैं. अब आप कहोगे टेक्सोनॉमिस्ट कौन होता है. वेल, टेक्सोनॉमी जो होती है वो बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है. ठीक है, बायोलॉजी जैसे बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रांच है ना बायोलॉजी की. ठीक है, तो ये बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है. ठीक है, जिसमें टेक्सोनॉमी आती है. और ये टेक्सोनॉमी में क्या होता है, टेक्सोनॉमी वो लोग पढ़ते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की खोज करते हैं, जो उनके बारे में उनके फीचर्स लिखते हैं, फिर उनको बायोलॉजी में टेक्सोनॉमी में एक जगह देते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो लोग करते हैं उनको टेक्सोनॉमिस्ट कहा जाता है और ये टेक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं. ठीक है, तो अभी हम कहाँ थे. अब क्वेश्चन आता है कि सपोज कर लीजिए कि आप एक टेक्सोनॉमिस्ट हैं. ठीक है, आप एक टेक्सोनॉमिस्ट हैं, आपने स्टडीज़ की हैं, ऐसे आपने पढ़ा है कि कौन कौन से प्रोसेस हैं जो फॉलो करने होते हैं जब आपको कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है. तो चलिए हम जानते हैं एक टेक्सोनॉमिस्ट की जो प्रोसेस है, जो बेसिक आइडिया लेते हैं टेक्सोनॉमिस्ट कैसे काम करता है. ओके, तो अभी आप अपने आप को समझ लीजिए, आप एक टेक्सोनॉमिस्ट हैं, आपने टेक्सोनॉमी की स्टडी की है. तो आपको जंगल में या आप कहीं पर भी इमेजिन कर लीजिए अपने आप को, आप कहीं पर जा रहे हैं और आपने अचानक से एक ऐसा लिविंग क्रिएचर देखा जिसको आपने अभी तक देखा ही नहीं था, जिसके बारे में आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं था. आप इतना पढ़ लिख करके PhD वगैरह कर लिए, लेकिन आपको ये एक नया ही लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहा है. वो कुछ भी हो सकता है, वो प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी हो सकता है. ठीक है, तो सपोज कर लीजिए आपको एक ऐसा कोई लिविंग क्रिएचर दिख गया है. तो अब उस लिविंग क्रिएचर की स्टडी करने के लिए आपको क्या प्रोसेस अपनाना पड़ेगा. तो हमारी NCERT कहती है कि कभी भी कोई भी नया ऑर्गेनिज्म अगर दिखने को मिलता है तो सबसे पहले हम उसका डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं. अब आप कहोगे ये डिस्क्रिप्शन क्या है. NCERT 2 शब्दों का यूज़ कर रही है, डिस्क्रिप्शन और कैरेक्टराइजेशन. ठीक है, यानी कि हम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहले ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे. पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि आपको जो लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिला है वो लिविंग था, वो जिंदा था, मर गया, वो किस तरीके से दिखता था, वो प्लांट की तरह दिखता था या वो एनिमल की तरह दिखता था या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था. ठीक है,
उसके बाद फिर अगर वो प्लांट था तो हम उसके देखेंगे कि वो शॉर्ट प्लांट था या ट्री के साइज़ का था। तो इस तरीके से सबसे पहला जो प्रोसेस हमें देखने को मिला है वो है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने पास रखोगे, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखोगे कि वो ज़िंदा है, मर गया है, वो दिखने में कैसा है, उसकी पत्तियाँ हरी हैं, उसके पास रोजेज़ हैं, सॉरी उसके पास फ्लावर्स हैं नहीं हैं। तो पहला प्रोसेस हो गया डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब दूसरा प्रोसेस क्या है? द सेकेंड प्रोसेस इज आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन यानी कि अब हम ये देखेंगे कि क्या सच में, अब आप तो टेक्सोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने दुनिया के सारे टेक्सोनॉमिस्ट से बात की हो, क्या पता उस लिविंग और क्रिएचर को ऑलरेडी कोई डिस्कवर कर चुका हो। तो अब आप क्या करोगे? अब आप करोगे आइडेंटिफिकेशन, यानी कि ये जो टेक्सोनॉमिस्ट होते हैं ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर लेते हैं ना, इनका रिकॉर्ड जो है वो अलग अलग जगहों पर रखते हैं। जैसे कि हर्बेरियम आपने सुना होगा, जैसे कि हम लोग ये नेशनल पार्क, जूलॉजिकल पार्क, बहुत सारी पार्क वगैरह देखते हैं ना, जहाँ पर अलग अलग स्पीसीज़ को रखा जाता है, जानवरों को रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। जो टेक्सोनॉमिस्ट होता है वो जाएगा, वो रिकॉर्ड चेक करेगा कि क्या इस तरह का कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे किसी टेक्सोनॉमिस्ट ने रजिस्टर किया है या नहीं किया है। अब सपोज कर लो कि आप इसमें भी बहुत लकी निकले, यानी उसको किसी ने अभी तक डिस्कवर नहीं किया है, आप पहले इंसान निकले। तो अब क्या करोगे आप? अब आप करोगे उसका क्लासिफिकेशन। अब आप देखोगे कि वो क्लासिफिकेशन को चलो हम और अच्छे से बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप उसको देखोगे कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो आपको मिला है ये किससे ज़्यादा मेल खाता है। क्या ये एनिमल से ज़्यादा मेल खाता है या ये प्लांट से ज़्यादा मेल खाता है? अगर ये प्लांट से ज़्यादा मेल खाता है तो ये किस तरह के प्लांट से मेल खाता है ज़्यादा? क्या ये छोटा है हाइट में या ये बड़ा है? क्या ये कह सकते हो आप वीट है या ये फ्लावरिंग प्लांट है? क्या ये हर्ब है? तो आप उस तरीके से इसको क्लासिफाई करोगे देख करके कि ये इसकी सिमिलैरिटी किससे ये मिलता जुलता है, ठीक है, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी। उसके बाद अब आप क्या करोगे? जो फोर्थ स्टेप आप फॉलो करोगे वो है नॉमेनक्लेचर, यानी कि अब आपने उसको क्लासिफाई कर दिया, अब आपने उसको टेक्सोनॉमी की एक पोजीशन, एक टेक्सोनॉमी में आपने एक उसको पोजीशन दे दी, ठीक है, एक कैटेगरी उसको डिफाइन कर दी। अब आप क्या करोगे? अब उसका आप नाम रखोगे, उसका कुछ नाम भी दोगे आप, ठीक है। इतनी मेहनत की है आपने, आपको नया मिला है प्लांट ऑर्गेनिज्म आपने डिस्कवर किया है, तो नॉमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग ऑफ लिविंग क्रिएचर। अब हमारी जो बायोलॉजी है, नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण, इसमें क्या है? इसमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हम फॉलो करते हैं, यानी कि दो नाम होंगे। जैसे हमारा क्या होता है, हम लोग का भी दो नाम होता है ना। पहला, जैसे मेरा नाम है उत्तिमा, तो उत्तिमा मेरा फर्स्ट नेम है, और शुक्ला क्या है मेरा टाइटल है। तो ये क्या है? हम भी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर फॉलो कर रहे हैं। उसी तरीके से ये जो टेक्सोनॉमिस्ट होते हैं ये भी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर फॉलो करते हैं। ओके, सो डिस्क्रिप्शन, जैसे कि डिस्क्रिप्शन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डिस्क्रिप्शन में हम किसी भी स्पेसिमेन के बारे में क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि ये जो स्पेसिमेन है ये लिविंग है ना, ये ज़िंदा है या ये नॉन लिविंग है, ठीक है। लिविंग नॉन लिविंग अगर हमें पता चल गया तो हम ये देखेंगे कि फिर इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी यानी ये बाहर से दिखने में कैसा है, मॉर्फोलॉजी। फिर हम इसकी एनाटॉमिकल यानी कि अंदर काट वाट के भी देख सकते हैं कि ये किस तरीके से है, ठीक है, अंदर से इसके कैसे कैरेक्टरिस्टिक हैं, एनाटॉमी भी हम उसकी देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम ये भी देख सकते हैं प्लांट में आता है, एनिमल में आता है या ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देख करके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप कह सकते हो डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया, नेक्स्ट क्या है हमारा? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में हमने क्या किया? हम टेक्सोनॉमिकल एड्स की हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स अब तो फ़िलहाल आप, क्योंकि क्लास 11th की एनसीईआरटी में अब है नहीं ये टॉपिक, ठीक है, और नीट में भी इसको अब हटा ही दिया गया है, तो इसको इतना डीप में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल जो है वो एकदम क्लियर रहे, ठीक है।
तो अब जो चीज़ जैसे कि हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल पार्क, ये सारी चीज़ों को जो हम हेल्पफुल लेते हैं ना, हेल्प लेते हैं चेक करने के लिए कि क्या वहाँ पे कोई रिकॉर्ड ऐसा प्लांट तो नहीं रखा हुआ है, तो उसको हम टेक्सोनॉमिकल एड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? टेक्सोनॉमिकल एड। ठीक है, तो इसमें हम हर्बेरियम वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं? हम कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन के बारे में हम अभी और पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहीं पे पढ़ लेते हैं, हम यहीं जान लेते हैं। तो टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन में क्या होता है, यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का मतलब क्लासिफिकेशन यूज़ किया जाता है, जिसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब आप ये कहोगे हर जगह टेक्सोनॉमी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। ठीक है, तो टेक्सोनॉमिकल मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता है एक हायरार्की, फैमिली ट्री की तरह सोच लीजिए। ठीक है, फैमिली ट्री सोच लीजिए, या कोई गवर्नमेंट या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच लीजिए कि उसमें क्या होता है, उसमें पहले डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, सपोज कर लीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, उसके बाद फिर उसमें एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट होता है, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना। ठीक है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर और लोग काम करते होंगे, फिर उसके बाद उनके नीचे अगर हम देखें तो और लोग काम करते होंगे। तो धीरे धीरे हम एक क्या करें, एक टेक्सोनॉमी, एक हायरार्की, ठीक है, एक हायरार्की क्रिएट करते जा रहे हैं। हमें पता है कि हाँ, ऊपर जो है वो टॉप पर ज़्यादा लोग, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम एक टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। किसमें हम करते हैं? यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। क्लासिफिकेशन के बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन पे फोकस करूंगी, ताकि इसमें जो कन्फ्यूजन है वो एकदम से आपसे हट जाए। अब जब क्लासिफिकेशन होता है तो यहाँ पर हमें कुछ क्या नाम है, टेक्सॉन दिए हुए हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन के लिए। अब इमेजिन कर लीजिए, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में सपोज कर लीजिए कि आपको आप ऐसे ही जा रहे हो और आपने एक लड़के को देखा। ठीक है, अब आपको उस लड़के के बारे में ना पता करना है, आप उसको जानते नहीं हो, आप उसके बारे में ना उसको ऑब्जर्व करके ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज उसके बारे में पता करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे डिटेक्टिव करते हैं, तो आप अपने आप को डिटेक्टिव मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए कि आपने उस लड़के को देखा, तो सबसे पहले आप देखोगे कि वो लड़का पढ़ने वाला है, जॉब करने वाला है, या स्कूल वाला है, कॉलेज, स्कूल या जॉब वाला है। तो आप पहले उसकी एज डिफाइन करोगे, सोचोगे कि इसकी एज क्या है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे क्या आपने उसको स्कूल के कपड़े में देखा। तो अगर आप देखोगे कि वो स्कूल के कपड़े में है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि अच्छा ये जो बच्चा है ना ये अभी स्कूल में पढ़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ऑब्जर्व किया और आपको पता चल गया कि ये बच्चा जो है वो स्कूल के कपड़े में मुझे दिखा, तो ये स्कूल में पढ़ता होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या फिर और ऑब्जर्वेशन की, आपने देखा कि उसके स्कूल का कपड़ा कौन सा कपड़ा है। अब आप सभी जानते हैं कि स्कूल यूनिफॉर्म जो होती है, हर एक स्कूल अपना अलग अलग यूनिफॉर्म करता है। तो अगर आप अपनी लोकेलिटी में है तो आप यूनिफॉर्म देख करके पता कर लेते हो कि हाँ ये तो बच्चा, ये जो लड़का है ये इस स्कूल का है। ठीक है, तो अब सपोज़ कर लीजिए कि आपने उसकी यूनिफॉर्म देखी, फिर उसको आपको उसके बारे में और पता चल गया, आपको पता चल गया कि हाँ ये जो बच्चा है ये ए स्कूल का है। ठीक है, अब आपको उसके बारे में और पता करना है, तो आपने क्या किया, आप गए, आप थोड़ा उसके पास गए, आपने उसकी हाइट वगैरह नापी, आपने सोचा हाँ इसकी एज वगैरह तो मुझे लग रहा है कि ये 16-17 साल का है। तो अगर ये 16-17 साल का है तो ये 11 से लेकर 16-17 साल, हाँ 11 से लेकर 10 से लेकर के 12th की क्लास में होगा, है ना। तो ये सब आपने क्या किया, ये सब आपने एक ऑब्जर्वेशन क्रिएट की। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन से आपने क्या किया कि इसको, एक लड़के को आपने अलग अलग ग्रुप में बांटा। तो इसी तरीके से क्या होता है टेक्सोनॉमी में, कोई भी टेक्सोनॉमिस्ट जो होता है, वो जो उसके बारे में स्टडी करता है, वो क्या करता है, वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब आइडेंटिफाई करता है, जब ऑब्जर्व करता है, तो वो देखता है कि ये प्लांट है, ये एनिमल है, या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगर वो प्लांट होता है तो वो उसको प्लांट किंगडम में डाल देता है। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए कि जैसे आपने पता कर लिया कि ये बच्चा तो स्कूल का है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि आपने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा वो प्लांट है। प्लांट के अंदर वो कौन सा प्लांट है?
ठीक है। अब जैसे आपको पता चल गया, आपने यहाँ गेस किया कि ये जो बच्चा है वो ए स्कूल का है, तो उसमें अब आपने क्या किया, उसमें आपने और फर्दर स्टडीज़ की, तो आपने देखा कि प्लांट के अंदर ये जो है ये मोनोकॉट है, डाइकॉट है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, एक तरीके से आपको ये दिख तो ऐसे एरो रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम एरो इस तरीके से देखते हैं तो हमें लगता है कि 1 बाय 1 ऐसे अंदर अंदर है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, पहले किंगडम होता है, सबसे पहले किंगडम होता है। किंगडम के अंदर क्या, सॉरी, तो चलिए हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमने कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा तो वो पहले हमने देखा कि वो किस तरह से दिख रहा है, वो प्लांट जैसा दिख रहा है, वो एनिमल जैसा दिख रहा है, या वो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो जब हमने ये ऑब्जर्व किया तो सपोज कर लीजिए हमें वो दिखा किसी प्लांट की तरह कि ये जो है ना ये एक प्लांट जैसा दिख रहा है, ठीक है। फिर हमने ये देखा तो पहला चीज़ तो हमने किंगडम डिसाइड कर दिया कि किंगडम कौन सा है, ठीक है। फिर किंगडम के अंदर क्या है, बहुत सारे किंगडम आते हैं, 5 किंगडम। जब आप आगे के चैप्टर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 5 किंगडम है, ठीक है। तो उनमें से आपने एक किंगडम यानी प्लांट किंगडम में उसको ऑब्जर्व कर लिया कि ये प्लांट के जैसा दिख रहा है, तो ये प्लांट किंगडम होगा। अब प्लांट किंगडम के अंदर सोचो कितने सारे प्लांट हैं, हमारे पूरे अर्थ पर बहुत सारे प्लांट हैं। अब प्लांट के अंदर हम जब जा रहे तो हमने ये देखा कि जस्ट अ मिनट, तो प्लांट के अंदर हमने ये देखा कि प्लांट जो होता है ना, सबसे पहले हमने डिवाइड किया, प्लांट जो होते हैं वो मोनोकॉट होते हैं और डाइकॉट होते हैं। आपने अभी तक मोनोकॉट डाइकॉट आपको पता होगा, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये जो प्लांट है ये मोनोकॉट है, ठीक है। तो हमने उसको मोनोकॉट वाले ग्रुप में डाल दिया। फिर मोनोकॉट, अब हम देखें तो मोनोकॉट में कितने सारे मोनोकॉट आ गए यार, बहुत सारे मोनोकॉट प्लांट होते हैं, ठीक है। अगर हम अपने आसपास ही देखें तो जितने भी ये चावल होते हैं, ये क्या है, ये सब गेहूं हो गया, ये सब क्या है, ये सब तो मोनोकॉट है, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि अच्छा ये कौन सा मोनोकॉट है, किस तरह का मोनोकॉट है, फिर हमने फर्दर उसको डिफाइन किया। तो यानी कि क्या है, एक ग्रुप के अंदर एक ग्रुप है, फिर एक ग्रुप के अंदर एक ग्रुप है। समझ रहे हैं आप किस तरह का ये क्लासिफिकेशन है, ये एक तरह का फैमिली ट्री बन रहा है। अगर आप ये देखोगे तो आप समझोगे कि ये एक एरो है, एक के नीचे एक है, बट एक्चुअली क्या है, इट इज़ लाइक अ फैमिली ट्री, ठीक है। कि इस ग्रुप के अंदर ये है, इस ग्रुप के अंदर ये है, तो ये एक टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है। आप जितना ऊपर रहोगे, ठीक है, आपको जितना, सपोज कर लो आपको कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मिला है, आप बस उसके बारे में इतना ही पता कर पा रहे हो कि ये प्लांट है, एनिमल है, या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो आपको उसकी सबसे कम नॉलेज होगी। आप उसके बारे में जितना अंदर जाते जाओगे आपको पता चलता जाएगा ये मोनोकॉट है, डाइकॉट है, अच्छा ठीक है, फिर उसके बारे में और आपने पढ़ा, तो आप जितना नीचे जाओगे आपको उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में उतनी ही ज़्यादा नॉलेज पता चलेगी, आप उतना ही ज़्यादा स्पेसिफिक उसके बारे में जानोगे, और उतने ही उसके जितने भी उसके जैसे दिखने वाले आप उनको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है नॉमेनक्लेचर। आपकी एनसीईआरटी की बुक अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी की बुक में ये एक टेबल दिया हुआ है, ये टेबल एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे जस्ट अ मिनट, जो सारे टीचर्स होते हैं सभी टीचर्स यही बताते हैं कि ये जो टेबल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़ के बारे में बताया कि ये पहले किंगडम आता है, फिर किंगडम के बाद फाइलम में डिवाइड करते हैं, फिर फाइलम के बाद क्लास में फर्दर डिवाइड करते हैं, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, इन सब में हम डिवाइड करते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर आपको देखेंगे तो 2 एनिमल और 2 प्लांट्स के बारे में बताया गया। तो सबसे पहला जो है वो है मैन ह्यूमन्स के बारे में ही बताया गया है कि ह्यूमन्स क्या होते हैं, ठीक है। ह्यूमन्स जो होते हैं, सबसे पहले अगर हम किंगडम उनका देखें तो उनको ऑब्वियस सी बात है कि इनका जो किंगडम है दैट इज़ हम एनिमल किंगडम में आते हैं। और हाउस फ्लाई, ठीक है, जो मक्खी है जो हमारे आसपास हम देखते हैं ऑब्वियसली बहुत कॉमन है, वो भी एनिमल किंगडम में आती है। और अगर हम मैंगो की बात करें तो हाँ वो प्लांट में आता है, और वीट भी प्लांट में आता है, ठीक है। फिर अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो मैन होते हैं ये कॉर्ड्रेटा होते हैं, कॉर्ड्रेटा में आते हैं। क्यों आते हैं कॉर्ड्रेटा में? क्योंकि ये कहते हैं ना कॉर्ड्रेटा यानी कॉर्ड मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। तो जिनमें भी रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें हम कॉर्ड्रेटा में डालते हैं।
और यहाँ पे ऑर्थोपोडा लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम हाउस फ्लाई की बात करते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर इंसेक्ट्स वगैरह जिनकी मतलब रीढ़ की हड्डी नहीं होती वो इनको इसमें डालते हैं, ठीक है। नॉन कॉर्डेट में भी डालते हैं। तो अगर आप फर्दर नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। फिर अगर हम कॉर्डेटा के अंदर और देखें तो हमें देखने को मिलता है कि ये जो है ये मैमेलिया क्लास से है, मैमेलिया क्लास से, यानी कि ज़्यादातर इनके पास जो होते हैं, इनके पास मैमेलरी ग्लैंड होती है, ठीक है। ब्रेस्ट जिसे हम कहते हैं ना, ग्लैंड होती है, तो उनमें पाए जाते हैं। उसके बाद फिर हम और अगर अंदर जाते हैं मेंस में तो हम प्राइमेटा देखते हैं। प्राइमेटा में अगर हम देखें तो जैसे गोरिल्ला हो गया, मंकी हो गया और चिंपैंजी हो गया, ये सारे जो होते हैं ना, ये सारे आते हैं किसके अंदर, ये प्राइमेटा के अंदर आते हैं। फिर अगर हम फर्दर देखें तो इस तरीके से हमें ये देखने को मिल रहा है किस तरीके से हमने ह्यूमंस को, मेंस को ही डिवाइड किया है, कैसे किस तरीके से टेक्सोनॉमिकल हायरार्की दी है। उसके बाद फिर यहाँ इंसेक्ट्स, हाउस फ्लाई के बारे में बताया कि इंसेक्ट, उसको इंसेक्ट्स में डाला हुआ है। फिर डेप्टेरा में डाला हुआ है। इसमें क्या होता है, यहाँ ये बोल रहे हैं कि उनके पास विंग्स होते हैं, ठीक है। थोड़ा विंग्स को देख करके उनको डिवाइड किया गया कि उनकी विंग्स किस तरीके से होती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो उसका बायोलॉजिकल नेम लिखा है मुस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिका यानी हाउस फ्लाई जो कि घरों के आसपास में रहती है, ठीक है, जो हम इजीली देख सकते हैं, ठीक है। फिर मैंगो की अगर हम बात करें तो मैंगो में क्या किया है, बोला है कि इसको एंजियोस्पर्म में डाला है, ठीक है। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, जिनके पास फ्लावर्स आते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर्स आते हैं। हमने देखा है ना कि मैंगो का फ्लावर आता है तभी तो मैंगो आता है, उसमें आम आता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे डाइकॉट, ये डाइकॉटिलेडन है। डाइकॉटिलेडन यानी कि जब आप आम की जब शीड देखते हो, बीज जब आप खोलते हो उसको, बीज जब देखते हो कि बीज उसकी आपस में दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। शीड जो होती है आम की वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो वो डाइकॉटिलेडन। फिर हम देखते हैं कि डाइकॉटिलेडन में भी फर्दर डिवीजन है, ऑर्डर अगर हम जाते हैं तो सेपेंडेल्स और भी बहुत तरह के डिवीजन्स देखने को मिलते हैं। और इस तरीके से जो हमने मैंगो है, मैंगो खास तौर पे उस मैंगो की बात हो रही है जो इंडियन कॉन्टिनेंट में मिलता है, तो यहाँ पे इनका नाम लिखा है मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। तो ये उस मैंगो की बात हो रही है जो इंडियन कॉन्टिनेंट में मिलता है। वैसे तो मैंगो पूरे वर्ल्ड में अगर हम अर्थ पे देखें तो बहुत जगहों पर मिलता है, पर यहाँ पे स्पेसिफिक हमारे मैंगो की बात हो रही है जो हमारे यहाँ पर मिलता है। तो ये जो टेबल है एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और इसको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि इससे एनसीआर नीट के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियसली, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे जब देखते हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में, तो नॉमेनक्लेचर में हमने ये देखा कि बायोलॉजी में यानी टेक्सोनॉमी में जो नॉमेनक्लेचर यूज़ होता है वो है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके कम से कम दो नाम तो होंगे। लेकिन एनिमल के केस में क्या होता है ना, उसके पास तीन नाम भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में क्या है, प्लांट्स में सिर्फ उसके दो नाम होंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये जो दो नाम होते हैं ना, इसको हम डिवाइड करते हैं दो में। पहला जो नाम होता है वो होता है जीनस का और दूसरा नाम होता है वो होता है स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीसीज़ का। जैसे हमने अभी पढ़ा था मैंगो को क्या कहते हैं, मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा क्या है, मैंगीफेरा उसका जीनस था और उसका इंडिका क्या था, इंडिका स्पेसिफिक स्पीसीज़ के बारे में बात करी। कौन सी स्पीसीज़ की बात हो रही थी, वो स्पीसीज़ जो कि इंडिया में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला है कि ये जो बायोलॉजिकल नेम होता है ये हमेशा क्या होता है, ज़्यादा जनरली, देखो जनरली ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी नीट में, आई थिंक आया है पहले। जब जनरली लिखा है तो हमेशा इसको लैटिन में नहीं लिखा जाता है, इसको ग्रीक में भी लिखा जाता है, ठीक है। कभी कभार बहुत रेयरली है, कभी कभार इसको ग्रीक में भी नाम दिया जाता है, ग्रीक लैंग्वेज में। बट ज़्यादातर जो बायोलॉजिकल नेमिंग होती है वो लैटिन में लिखी जाती है और इटैलिक्स में लिखी जाती है, ठीक है, इटैलिक्स में रहती है, ठीक है। और उसका फर्स्ट नेम जैसे हमने बताया कि उसका फर्स्ट नेम जो है वो क्या है, वो जीनस है। सेकंड जो नेम होता है उसका वो होता है क्या, स्पीसीज़ का नाम कह सकते हो, स्पेसिफिक एपिथेट कह सकते हो। बोथ द वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, अगर हाथ से लिख रहे हो तो आपको उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वो प्रिंटेड है तो वो कैसा है, इटैलिक्स में है। चलो हम देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से इटैलिक्स को यूज़ किया गया है। जस्ट अ मिनट, जैसे ये देखिए, आप देखिए किस तरीके से, अगर ये इसको हम हैंड रिटन करते, अगर ये हाथ से लिखा जाता तो इसको क्या करते, मैं होमो और सेपियन दोनों को क्या करती, इसको मैं अंडरलाइन करती। बट क्योंकि ये क्या है, ये प्रिंटेड है, तो प्रिंटेड में आप इसको देख सकते हो और इसको कैसे है, ये इटैलिक्स में है।
एक और चीज़ यहाँ पर जो फोर्थ लाइन में यहाँ मेंशन की जा रही है वो ये है कि जो जीनस का जो नाम होता है वो हमेशा कैसे शुरू होता है, वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जैसे कि फिर से एग्जांपल हम देख रहे हैं, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, तो एम जो है वो कैपिटल है और जो स्पीसीज़ होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होता है। ठीक है, तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 रूल होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नामकरण करना, यानी बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर, यानी नॉमेनक्लेचर करने का। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें और मैं कोशिश करूँगी उसको अच्छे से अच्छे सॉल्व करूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।